पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन चलने वाली बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक के बाद रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों में होने वाले बदलाव की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि अगले हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरों को लेकर फैसला लेगा और फेडरल रिजर्व की बैठक को ध्यान में रखते हुए आरबीआई पॉलिसी दरों में बदलाव को करेगा। बाजार की नजर इस बात पर भी टिकी है कि रिजर्व बैंक इस बार महंगाई और ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान लगाता है। सर, इस बार ज्यादा इंतजार, रेपो रेट से भी ज्यादा इंतजार, क्या कुछ और खास बातों पर होगा? रेपो रेट का भी इंतजार है। सबसे पहले महंगाई समझते हैं। महंगाई बड़ी दुविधा है रिजर्व बैंक की। अगर आप रिजर्व बैंक के क्लासिकल ढांचे के तौर पर, शास्त्रीय आंकड़ों के तौर पर देखें तो रिजर्व बैंक की जो टॉलरेंस लिमिट है 6% की अपर लिमिट और 4% की जो मीडियम टर्म लिमिट है, महंगाई लगातार 10 महीने से उससे ऊपर चल रही है। तो रिजर्व बैंक के लिए महंगाई के नियंत्रण की परिस्थिति को नियंत्रण जारी रखने के लिए 35 से 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। महंगाई में अभी हाल में कुछ नए बड़े दबाव बने हैं, जैसे गेहूं की कीमतें महंगी हुई, जिस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। कृषि उत्पादों में खाद्य उत्पादों की महंगाई तेजी से आगे बढ़ी है, हालांकि ईंधन की और एनर्जी की महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है। तो ये दबाव देखते हुए रिजर्व बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि महंगाई के लक्ष्य को कब तक हासिल किया जाएगा, इस पर लोगों की निगाह रहेगी। बदली हुई परिस्थिति में भारत की महंगाई दर कब तक 6% की सीमा पर आएगी, यह रिजर्व बैंक की तरफ से जानना जरूरी होगा, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि फाइनली भारत में कब विड्रॉल शुरू होगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया का। अभी हम जिस रेपो रेट पे हैं 5.9% के आसपास है। तो पहली चीज़ है। दूसरी बड़ी बात यह कि रिजर्व बैंक इस साल भारत के आर्थिक विकास दर के अपने आकलन में संशोधन बताएगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आए उन्होंने सब तितर बितर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, माइनिंग में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, कृषि के आंकड़ों पर भरोसा नहीं बना। कृषि के आंकड़ों में माना जा रहा है कि डेयरी और फिशिंग के ग्रोथ के कारण बढ़ोतरी दिखाई दी, क्योंकि फसल का उत्पादन तो गिर रहा है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक की क्या टिप्पणी होगी भारत की आर्थिक विकास दर पर, ये सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करेगी कि भारत सरकार का बजट अगले साल के लिए और आने वाले 3 महीनों के लिए अपने राजस्व के अनुमान कैसे निर्धारित करता है। तो ये दो बड़ी चीजें। तीसरा, कुछ संकेत हमें रिजर्व बैंक की इस मॉनेटरी पॉलिसी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी मिलेगा। लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है, उसकी रफ्तार और उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी शायद हो सकती है। सर, फेडरल रिजर्व की भी बैठक है अगले हफ्ते, क्या वहां से संकेत मिल रहे हैं? फेडरल रिजर्व तो बुरी तरह उलझ गया है। जीरोम पावल का बयान एक हफ्ते पहले आया था, जिसमें उन्होंने महंगाई में कमी की और की संभावना जाहिर की थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने जितनी कोशिश की है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके, उससे मंदी बस आ ही गई, समझो मंदी दरवाजे पर खड़ी है। फिर भी वैसा नहीं हुआ। चीज़ें जो दो बड़े आंकड़े आए, जो आंकड़े आमतौर पर जो प्रिंट आते हैं, जो अमेरिका के वित्तीय बाजार के लिए सबसे ज़्यादा करीब से देखने वाले होते हैं, वो हायरिंग के और जॉब के आंकड़े होते हैं। नवंबर के महीने में अमेरिका के उद्योगों ने दबाकर नौकरियां दी। नौकरियां ही नहीं दी, करीब 2,63,000 नई नौकरियां जोड़ी अमेरिका के में। बल्कि वहाँ का लेबर डिपार्टमेंट का आंकड़ा बताता है, जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कि जो एवरेज पर आवरली वेज है, एवरेज प्रति घंटा वेतन है या मजदूरी है, उसमें भी 5% की बढ़ोतरी दिखाई दी पिछले साल की तुलना में। अब ये सब जीरोम पावल की जो गणित है उसके बिल्कुल उल्टा जाता है। जीरोम पावल ये संकेत दे रहे थे कि नहीं, अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया थोड़ा रुकेगी। उसके आधार में डॉलर इंडेक्स को कमजोर होते और दुनिया की मुद्राओं को थोड़ा सुधरते देखा। अब यहाँ से फिर गाड़ी दूसरी तरफ जाती है। क्या फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को कम करने के अपने फैसले पर थोड़ा बहुत कायम करेगा या इसे आगे बढ़ाएगा? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 7-8 महीनों की ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद भी मंदी के कोई ठोस संकेत नहीं, किसी भी स्तर से मंदी के कोई ठोस संकेत नहीं दिखाई दिए। महंगाई में भी जो कमी दिखाई दे रही है वो बहुत ही मामूली है, और ये शायद फेडरल रिजर्व को और ज़्यादा आक्रामक, या अगर मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में कहें तो हॉकिश बनाकर रखेगी। इस बीच रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में अब लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है। 25 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $550 अरब के ऊपर पहुंच गया। लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटी है, एक ये कारण है, और दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गोल्ड की कीमत भी बढ़ी है, जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सर, इस मोर्चे पर चिंता कुछ कम होती दिख रही है, जो 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले तक
बनी हुई थी। विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर अगर आप देखें तो 3 हफ्ते में 2-3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ रिजर्व बैंक ने, जैसे हमने कहा कि रिजर्व बैंक ने, हम लोगों ने मनी सेंट्रल में शायद इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी कि रिजर्व बैंक ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी। नवंबर की शुरुआत होते होते अक्टूबर के मध्य से पूरी स्ट्रेटजी बदल दी और रुपए को बचाने के बजाय विदेशी मुद्रा का संग्रह करना उसने बाजार से शुरू कर दिया, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना ज़्यादा जरूरी था। और उसका नतीजा हमने देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होना शुरू हुई तो रुपए पर जो परोक्ष दबाव था वो कम हुआ। लेकिन अगर आप रुपए की कीमत को इस अनुपात में देखें तो हमने रुपए की कीमत में उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं देखी। आज भी रुपए का 81.70, 81.80 के आसपास मूव कर रहा है, 82 से ऊपर है। तो अभी हमें अब करीब से देखना होगा, ये एक रोचक घटनाक्रम होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जितना बढ़ रहा है, क्या उसी अनुपात में रुपए की मजबूती वापस लौट रही है कि नहीं लौट रही। रुपए के ना मजबूत होने की जो पजल है पहली, वो इसलिए और ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा कठिन हो जाती है कि रुपए में वो मजबूती हमें नहीं दिखाई दे रही है जो रुपए डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के अनुपात में होनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स 112 से घटकर 106, 105 के पास आ गया, पर रुपए पर निचले स्तर का गिरने का दबाव बना हुआ है। पर विदेशी मुद्रा भंडार में जो बढ़ोतरी रिजर्व बैंक ने बाजार से डॉलर खरीद कर की है, वो ज़रूर भारत के लिए राहत की बात होने वाली है।